हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इन्फिनेटिव एंड पैसिव इन्फिनेटिव। आज का जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, अभी फिलहाल मैं आपको वीडियोस में इन्फिनेटिव पढ़ा रहा हूं। तो इन्फिनेटिव में सबसे कंफ्यूजिंग थिंग जो है, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, वो ये नहीं समझना होता है, ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्टिव इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है और पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बस आपको मेरे इस 15 से 20 मिनट के वीडियो को देखना है। इसके बाद मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये जानने के लिए कि कहां पे टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और कहां पे टू बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होता है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इन्फिनेटिव, एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक्टिव इन्फिनेटिव जो होती है, जो एक्टिव इन्फिनेटिव होती है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्टिव इन्फिनेटिव। और अगर वहीं पे इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में हो तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इन्फिनेटिव यानी हिंदी वाक्य में एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें प्रायः जो है 90% चांसेस होते हैं लास्ट में क्रिया में ना, नी, ने जुड़े रहते हैं। ठीक है, ना, नी, ने क्रिया में जुड़े रहते हैं, या उसके साथ के लिए या कभी कभी में भी आ जाता है। जैसे समझते हैं यहाँ पे, कर्मचारी बस अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने की इच्छा करते हैं। तो ये तो मेन वर्ब है भैया जी, ये इच्छा करते हैं। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इच्छा करते हैं किस चीज की, यहाँ पे आप देखिए पुरस्कृत होने की। जैसा आपको सभी को मालूम है पुरस्कृत होना, इसकी अंग्रेजी होता है रिवार्ड। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है पुरस्कृत होना। अब ये एक्टिव में है कि पैसिव वॉइस में है, ये आपको समझना है। मैं बस तुम्हारे वार्तालाप में शामिल होना चाहता हूं। यहाँ पे देखो जो शामिल होना लिखा है ना, ये आपका इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना जुड़ा है, यहाँ पे ना जुड़ा है, यहाँ पे ने जुड़े हैं। ठीक है, तो इसमें पहचानेंगे कैसे, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्लियरली आप जान जाओगे। कर्मचारी बस अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने की इच्छा करते हैं। तो इच्छा मतलब कौन करता है, कर्मचारी। ठीक, कर्मचारी इच्छा करते हैं। तो ये इच्छा करने वाली जो क्रिया है ये एक्चुअली कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन जो पुरस्कृत होने वाली क्रिया है इसको कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, इसको कोई दूसरा करेगा। तो इसी प्रकार जैसे फिर टेंस में भी इसी तरह होता था कि अगर काम को करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगी वो क्रिया। तो इच्छा करते हैं कौन, कर्मचारी। तो ये वाला काम तो कर्मचारी ही करते हैं, लेकिन पुरस्कृत होने की कौन उनको पुरस्कृत करेगा ये नहीं पता है। दैट्स व्हाई दिस इज इन एक्टिव इन पैसिव वॉइस। यही कारण है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो यहां पे जब इसको बनाएंगे तो इसको लिखेंगे टू बी रिवार्डेड। ठीक है, और यहीं पे समझ लीजिए अंतर, मैं बस तुम्हारे वार्तालाप में शामिल होना चाहता हूं। ठीक, तो शामिल कौन होना चाहता है, मैं। ठीक, और चाहता हूं ये क्रिया है। ठीक है, तो ये चाहने वाली क्रिया तो यही कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में है। और ये वाली क्रिया किसको कर रहा है, कौन कर रहा है, शामिल होना। तो शामिल होना क्रिया यही करेंगे। मैं चाहता हूं यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं, शामिल होना यही चाहते हैं। दोनों क्रियाओं का प्रभाव इसी पे पड़ रहा है, तो इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में है। और इस इन्फिनेटिव क्रिया का प्रभाव इस पे ना पड़कर किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे पर पड़ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना हो उस समय, तब भी उसको हम पैसिव वॉइस मानेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया, पूरी तरह समझ में ट्रांसलेशन बनने के बाद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्टिव वॉइस। मैं बस तुम्हारे वार्तालाप में शामिल होना चाहता हूं। ये प्रेजेंट फिर टेंस है, इसको बनाइए। आई, बस की अंग्रेजी सभी को पता ही होगी, आई जस्ट वांट यानी चाहता हूं, ये क्रिया एक्टिव में है, इसको एक्टिव में बनाओ। आई जस्ट वांट, मैं बस चाहता हूं। शामिल होना, ये भी क्रिया एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है तो ज्वाइन लिखो, यानी टू ज्वाइन, इन्फिनेटिव हो गया। आई जस्ट वांट टू ज्वाइन। अब क्या ज्वाइन करना चाहता हूं, तुम्हारा वार्तालाप, तो योर, और वार्तालाप की अंग्रेजी डिस्कशन। तो भैया जी आपने देखा कि ये जो इन्फिनेटिव की क्रिया थी
इसके कार्य का प्रभाव यही सब्जेक्ट पे हो रहा था, इसीलिए एक्टिव वॉइस में है। और ऊपर दूसरे सेंटेंस में पहले वाले में देखिए, कर्मचारी बस अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने की इच्छा करते हैं। कौन? कर्मचारी। इसके लिए द वर्कर लिख सकते हो, द एम्प्लॉय लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। द वर्कर्स, चूंकि ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे वर्कर्स हो गया। ये इच्छा करते हैं, ये जो मेन वर्ब है ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस में है, तो क्योंकि इसको यही कर रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा विश, ठीक। द वर्कर्स विश, उसमें ऐसा थोड़ा जरूर रहेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, जानते ही हो। द वर्कर्स विश, इच्छा करते हैं, किस चीज की इच्छा करते हैं? पुरस्कृत होने की। तो ये क्रिया इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि ये किसी दूसरे के द्वारा हो रही है, जो मौजूद है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। वो आगे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस यानी टू बी रिवार्डेड, यानी इसको हमने बनाना है पैसिव वॉइस में। और ये पैसिव वॉइस है, यही तरीका है एक्टिव और पैसिव वॉइस जानने का इन्फिनिटिव के बीच से, ठीक है। द वर्कर्स विश टू बी रिवार्डेड, अब अपने प्रयासों के लिए, तो के लिए यानी प्रीपोजिशन आप जानते ही हो, फॉर, और अपना की अंग्रेजी प्लूरल के साथ देयर लगता है तो यहां पे हो जाएगा देयर, और प्रयास की अंग्रेजी एफर्ट होता है तो हमने यहां पे एफर्ट्स लिख देना है। तो इस तरह से आपको एक्टिव और पैसिव बनाना है। यहां पे देखो ये एक्टिव है और यहां पे यही चीज ये पैसिव हो गया। द वर्कर्स विश टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एफर्ट्स, इस तरह बनाना है। एक बार मैं और समझा देता हूं ताकि एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट तो होगा ही वाक्य में, अब जो इन्फिनेटिव की क्रिया है उसका प्रभाव अगर सब्जेक्ट पर हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट ही उसको कर रहा है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस रहेगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के द्वारा वो क्रिया नहीं हो रही है जो इन्फिनेटिव के रूप में है, बल्कि उसे कोई दूसरा कर रहा है, चाहे वो उस समय उपस्थित हो या ना हो, चाहे वो आके पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, दिस डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर अगर वो किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो समझ जाइए वो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एक और समझते हैं दो सेंटेंस, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि इसमें एक एक्टिव है, एक पैसिव है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। आप फिर से समझने की कोशिश करिए। भारत में गरीब किसानों की दशा सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको देखिए, आवश्यकता है, ठीक। तो आवश्यकता होना की अंग्रेजी एक क्रिया होती है नीड, ठीक। तो आवश्यकता है किस, ये भारत में गरीब किसानों की दशा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीब किसानों की दशा, क्योंकि आवश्यकता इसी को है, भारत में गरीब किसानों की दशा को आवश्यकता है किस चीज की? सुधारने की। अब वो एक्टिव है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है भैया जी, आई होप आप जान ही गए होंगे। ना, नी, ने, नानी, इसको याद कर लीजिए। वो है मैथ में होता है ना, मैथ में होता है ना, ये एक जुगाड़ से हम लोग याद कर लेते हैं हर चीज, या जीके वगैरह में होता है। तो इसमें भी एक जोकिंगली में बताना चाहूंगा, नानी, इसका पहचान, ना, नी, ने, याद कर लीजिए, दैट वाज ओनली जोक। तो भारत में गरीब किसानों की दशा सुधारने की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? भारत में गरीब किसानों की दशा, इसकी आवश्यकता है सुधरने की। तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। भारत में यानी यहीं पे लिख दीजिए इन इंडिया, ठीक है, इसको यहीं पे लिख दीजिए इन इंडिया, ठीक है। ये प्रीपोजिशन वाला भाग यहीं आगे लिख दिया गया। अब गरीब किसानों की दशा, दशा पहले लिख दीजिए कंडीशन ऑफ गरीब किसानों, कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर्स, ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट। इन इंडिया कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर्स, और यहां आवश्यकता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा तो हमने लिख दिया नीड, ठीक है। इन इंडिया कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर्स नीड। अब इन्फिनेटिव लिखना है, समझने की कोशिश करो कि वास्तव में ये इन्फिनेटिव किस वॉइस में है? सुधारने की। तो इस वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है जो सुधारने की प्रक्रिया को कर रहा हो, मतलब कौन सुधारेगा पता नहीं, कोई दूसरा, कोई ऐसा जो इस वाक्य में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि इस क्रिया को करने वाला जो है उसका उल्लेख अगर इस वाक्य में है, उसका विवरण यहां पे है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस बनना चाहिए। अगर
उसको जो ये जो काम हो रहा है सुधारने वाला, इसको करने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं, यहां से यहां तक कोई नहीं है, तब ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो एक्चुअली वो पैसिव वॉइस में है। टू बी इम्प्रूव्ड, यानी इन्फिनिटिव बनाओगे तो टू बी, और सुधारना की अंग्रेजी होता है इम्प्रूव, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इम्प्रूव्ड। तो ये है पैसिव वॉइस, इन्फिनिटिव इन पैसिव वॉइस एंड इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये बन गया भारत में गरीब किसानों की दशा सुधारने की आवश्यकता है। इंडिया कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, इस तरह आपको बनाना है। अब यही अगर एक्टिव वॉइस में हो, उसको करने का जो कर रहा है क्रिया को, अगर उसका उल्लेख उस वाक्य में हो तो बस एक्टिव वॉइस हो जाए। जैसे समझने की कोशिश करो। हाँ, कुछ एक आध सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ना, नी, ने नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन वहां की जो क्रिया होती है वो एक्चुअली इन्फिनिटिव में होती है। कैसे होती है मैं आपको इस सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करो और जीवन में असीम सफलता प्राप्त करो। ठीक, तो यहां पे मैं चाहता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करो, यहां पे जो कठिन परिश्रम करना लिखा है ये एक्चुअली इन्फिनिटिव है और वो एक्टिव इन्फिनिटिव में है। कैसे मैं बता रहा हूं, यहां की सफलता प्राप्त करो, यहां भी जो एक क्रिया लिखी हुई है ये इन्फिनिटिव है। कैसे इन्फिनिटिव है समझने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करो और जीवन में असीम सफलता प्राप्त करो, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट है मैं और क्रिया है चाहता हूं। तो किससे चाहता हूं? तुमसे। इसको समझने की कोशिश करिए, यहां दैट नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं, तुमसे चाहता हूं क्या करना, मैं तुमसे चाहता हूं करवाना, करना क्या करवाना, मेहनत करना और सफलता प्राप्त करना। तो मैं तुमसे चाहता हूं टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड अचीव और प्राप्त करो असीम सफलता, एक्सट्रीम सक्सेस जीवन में, एनी इन लाइफ। इसको मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुश हो जाओ, मतलब मैं तुमसे खुश होना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम खुश हो जाओ, मैं तुमसे खुश होना चाहता हूं। थोड़ा सा अटपटा हिंदी निकल रहा है, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम खुश हो जाओ, तो वहां पे इन्फिनिटिव बनेगा आई वांट यू टू बी हैप्पी। जिसे कहा जाए मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस जाओ, यानी मैं तुमसे घर वापस जाना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं तुमसे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसकी क्रिया उसके बगल में लिखेंगे तो वो इन्फिनिटिव बनके उसी सब ऑब्जेक्ट के बाद लिखी रहेगी, तो उसी से संबंधित हो जाएगी। चलिए लिख के समझते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझाने पे कभी कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। मैं चाहता हूं आई वांट, ठीक, माना ये लिखे आई वांट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, किसको चाहता हूं, तुमसे, ठीक, तो उसको हमने जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया आई वांट यू, मैं चाहता हूं, ठीक। अब इसको बनाएंगे कठिन परिश्रम करो और जीवन में असीम सफलता प्राप्त करो, इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो मतलब कठिन परिश्रम कौन करेगा? तुम। जीवन में सफलता कौन प्राप्त करोगे? तुम। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट है, मतलब इस क्रिया को करने वाला कोई है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो, है, तो फिर वो इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो तुम यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसको इन्फिनिटिव बना देंगे परिश्रम करो, यानी टू वर्क हार्ड, ठीक। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड एंड जीवन में असीम सफलता प्राप्त करो, ठीक है। तो यहां पे एक इन्फिनिटिव है, ये प्राप्त करो, तो एंड से पहले वो इन्फिनिटिव ही लिखेंगे, वो भी एक्टिव वॉइस में है। एंड अचीव, एक बार चूंकि टू लगा है तो इसलिए यहां पे ना लगा, वो छुप जाएगा। टू वर्क हार्ड एंड अचीव, क्या प्राप्त करो? असीम सफलता, यानी एक्सट्रीम सक्सेस, ठीक है। अब ये लिखा जाएगा जीवन में, इन लाइफ। तो इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, मैं चाहता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करो और जीवन में असीम सफलता प्राप्त करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड एंड अचीव एक्सट्रीम सक्सेस इन लाइफ। ऐसे सेंटेंसेस को इन्फिनिटिव बना देना चाहिए जिसमें दो क्लास देखने में लगे, लेकिन दूसरे क्लास का, दूसरे उपवाक्य का जो सब्जेक्ट है वो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट बन सके, अगर तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी जो उसने क्रिया की है उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। ऐसे कहा जाए मैं चाहता हूं कि तुम आज स्कूल जाओ,
तो मैं चाहता हूँ, किससे चाहता हूँ, तुमसे वहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे आई वांट यू, और स्कूल जाओ उसको इन्फिनिटिव बना देंगे टू गो टू स्कूल टुडे, आई वांट यू टू गो टू स्कूल टुडे। इस तरह से आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो इन नियमों का जो है पालन करके। चलिए और समझते हैं ये सेंटेंस। मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से समझें ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, दोनों देखने में आपको हो सकता है, या पहले समझते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। आपको हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए एक टैक्सी है, ठीक। तो पहली बात तो ये देयर का प्रयोग है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपने इसके बारे में इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ा होगा, तो ये वही चीज़ है। आपको हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए एक टैक्सी है, क्या है, एक टैक्सी, वो सब्जेक्ट है, वो सडा है, तो देयर से बनाएंगे, देयर इज टैक्सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसको हम देयर से बनाते हैं, देयर इज ए टैक्सी, ठीक, देयर इज ए टैक्सी। अब आपको हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए, तो ये जो इन्फिनेटिव है ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये समझना है। ले जाने के लिए कौन ले जाएगा? आपको हो सकता है ऐसा लगे कि कोई नहीं है, लेकिन ले जाने के लिए आपको कौन ले जाएगा? टैक्सी ही तो ले जाएगी, मतलब टैक्सी ही आपको ले जाएगी। तो ये ले जाने वाला जो काम हो रहा है, एक्चुअली ले जाने वाला काम ये टैक्सी के द्वारा हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, यहां पे माना जाएगा, ये इसको करने वाला एक चीज है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो देयर इज ए टैक्सी टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए, ले जाना की अंग्रेजी टेक भी लिख सकते हैं। देयर इज टैक्सी टू टेक यू, कहां? हवाई अड्डे तक, यानी टू एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया, और यहां पे जो इन्फिनेटिव है ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक। देयर इज अ टैक्सी टू टेक यू टू द एयरपोर्ट, ठीक है। इस तरह से हमें बना लेना है। हाँ, जो सेंटेंस मैं अभी बता रहा था आपको ध्यान से देखने के लिए, वो एक्चुअली ए नहीं ई वाला है, इसको आप समझिए। मंदी से लड़ने के लिए कुछ करना है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बाध्यता का अनुभव करते हैं, मजबूरी का अनुभव करते हैं, उसको हमें हैज टू, हैव टू, हैड टू से बनाना होता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी है जो आपको पता ही होगा। जैसे कहा जाए मुझे शुल्क जमा करना है, आई हैव टू पे फीस, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। इस तरह से आप बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो ये चीज वही है, मंदी से लड़ने के लिए कुछ करना है। लेकिन इसमें आप इसमें देखिए दो क्रिया है, मंदी से लड़ने के लिए, और एक क्रिया है कुछ करना। करना ये दोनों इन्फिनेटिव है एक्चुअली। अब इसमें एक एक्टिव है, एक पैसिव वॉइस है, लेकिन देखने में आपको लग सकता है कि दोनों पैसिव वॉइस में है। मंदी से लड़ने के लिए कुछ करना है, तो कुछ करना यानी करना, इसको करने वाला एक्चुअली कोई है ये नहीं है, ठीक है, इसको करने वाला कोई है ये नहीं है। कुछ करना है तो कौन करेगा पता नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है यहां पे हम छुपा है, ठीक। मंदी से लड़ने के लिए हमें कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग टू कोप विद द रिसेशन। लेकिन चूंकि वो चीज उसका वर्ण है नहीं हम का, तो वो है नहीं, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। तो करना है, किस चीज का करना है? कुछ, ये जो ये है यही ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाएगा, तो ये ट्रांसलेशन बनेगा समथिंग हैज टू बी डन। अगर ये इस तरह होता हमें कुछ करना है, तो ये हो जाता वी हैव टू डू समथिंग। लेकिन कुछ करना है, कौन करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे समथिंग को, क्योंकि ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में है समथिंग। अब इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी हैज टू का प्रयोग करना ही है भैया। उम्मीद है कि ये चीज जानते होगे, यही भी नहीं जानते हो तो वही से प्रॉब्लम है। समथिंग हैज टू बी, अब चूंकि यहां पे बी लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये क्रिया ही पैसिव वॉइस में है। कुछ करना है, कौन करेगा पता ही नहीं। अगर हम यहाँ पे होता तो यही सब्जेक्ट हो जाता, तो एक्टिव वॉइस में बनता, टू डू हो जाता, लेकिन यह ये नहीं है, इसलिए टू बी डन हो जाएगा, ठीक, टू बी डन, ठीक है। तो समथिंग हैज टू बी डन, कुछ करना है, इतना बन गया। अब मंदी से लड़ने के लिए कौन लड़ेगा? हम, ठीक है, मंदी से कौन लड़ेगा? हम। अब यहां पे आप ये कह सकते हो, यहां भी तो हम नहीं लिखा है, आप ये कह सकते हो, लेकिन यहां पे हम मान सकते हैं, और यहां पे कुछ करना पे नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मंदी से लड़ने के लिए, मंदी से तो हम ही को लड़ना है, मंदी से तो हम ही को लड़ना है, तो उसको हम मान सकते हैं। लेकिन कुछ करना
हो सकता है सरकार भी करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको एक्टिव वॉइस बनाना है मंदी से लड़ने के लिए। ये पैसिव वॉइस बनेगा और ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो यहां लड़ना की अंग्रेजी टू फाइट विथ भी लिख सकते हैं या टू कोप भी लिख सकते हैं। तो इसको एक्टिव वॉइस बनाइए, टू फाइट विथ, ठीक। टू फाइट विथ, फाइट के साथ विथ लगता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। समथिंग हैज टू बी डन टू फाइट विथ, किससे? मंदी। मंदी यानी RECESSION, रिसेस्ड, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये मंदी की इंग्लिश है, इसको याद कर लीजिए, बड़ा बढ़िया मीनिंग है। तो मंदी से लड़ने के लिए कुछ करना है, समथिंग हैज टू बी डन टू फाइट विथ रेसिज्म। यहां पे फाइट विथ के स्थान पर कोप विथ भी लिख सकते थे। तो एक्चुअली ये क्रिया श्योरली पैसिव वॉइस में है और ये मंदी से लड़ने के लिए एक्टिव वॉइस में है, इसलिए वहां पे एक्टिव वॉइस बना, ठीक है। चलिए चलते हैं दो अंतिम सेंटेंस जिसमें मैंने क्रिया लगभग एक ही तरह से लिखी है, ताकि ये जो मैं समझा रहा हूं इसका प्रभाव और अच्छे से आप पर पड़े, ठीक है। चलिए फाइनल दो सेंटेंसेज में, वह अपने आप को इस पद पर चुने जाने का दावा कर रही है। तो देखिए समझिए, अंतिम बार मैं मूर्त रूप इसको देने जा रहा हूं। दावा कर रही है कौन? वह, ठीक। और दावा कर रही है जो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, वो एक्टिव वॉइस में है। दावा कर रही है कौन? वह, ये, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। लेकिन चुने जाने का कौन उसको चुनेगा? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कोई दूसरा चुनेगा उसको, तो वो पैसिव वॉइस में है। तो इसको बनाइए, टेंस सही बनना चाहिए। दावा कर रही है कौन? सी। इसके साथ सहायक क्रिया इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। दावा करना का क्लेम होता है, ठीक है। सी इज क्लेमिंग, सी इज क्लेमिंग, वो दावा कर रही है। किस चीज का दावा कर रही है? चुने जाने का। तो ये क्रिया पता नहीं किसके द्वारा हो रहा है, उसका विवरण भी नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं है। तो एक्चुअली ये पैसिव वॉइस में है। सी इज क्लेमिंग टू बी चूजन, ठीक है, टू बी चूजन, या सेलेक्टेड भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक। तो टू बी सेलेक्टेड। सी इज क्लेमिंग टू बी सिलेक्टेड, अपने आप को हर सेल्फ यहां पे लिखेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे लिखा ही जाएगा। तो सी इज क्लेमिंग टू बी सिलेक्टेड हर सेल्फ। अब इस पद पर, तो इसके पर के लिए एट लिखा जाएगा, एट दिस पोस्ट। तो यहां पे दो क्रियाओं में एक जो इन्फिनिटिव की क्रिया थी वो एक्चुअली पैसिव वॉइस में थी, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में यहां पे बनाया टू बी सिलेक्टेड। यही अगर एक्टिव वॉइस होता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। जैसे कि एकदम आखिरी सेंटेंस उसी क्रिया के साथ है, दावा करने के साथ। उसने रात को अपने घर के करीब एक असाधारण शक्ति को महसूस करने का दावा किया, लगभग वैसे ही है। तो किसने महसूस किया? उसने, ये सब्जेक्ट है, और दावा किया, ये क्रिया यही कर रहा है। उसने दावा किया तो यही कर रहा है। और फिर जो दूसरी क्रिया है इन्फिनिटिव यानी महसूस करने का, तो ये भी एक क्रिया है लेकिन ये इन्फिनिटिव है। इसको कौन कर रहा है? महसूस यही कर रहे हैं, यही मतलब वो इन्फिनिटिव की जो क्रिया है उसको करने वाले यही हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुने जाने वाली बात हो रही थी उसके सब्जेक्ट ये नहीं है, कोई दूसरा है, तो इसलिए वो पैसिव वॉइस बना था। और ये दोनों क्रियाओं को, इन्फिनिटिव के साथ साथ दोनों क्रियाओं को करने वाला सब्जेक्ट यही है, इसलिए इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो टेंस सही बनाइए, उसने यानी ही। अब दावा किया यानी क्लेम मतलब दावा करना। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया। किस चीज का दावा किया? महसूस करने का, टू फील। ये इन्फिनिटिव एक्चुअली एक्टिव वॉइस में है तो टू फील लिख देंगे। ही क्लेम्ड टू फील, किस चीज को महसूस करने का? एक असाधारण शक्ति को। एक यानी ए, असाधारण नहीं, यहां पे ए नहीं लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा क्योंकि पहला अक्षर ई आ गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण और पावर मतलब शक्ति। तो ही क्लेम्ड टू फील एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, यानी एक असाधारण शक्ति को। अब अपने घर के करीब, के करीब की अंग्रेजी एक प्रीपोजिशन है, यानी क्लोजर टू, इसका मतलब करीब होता है। क्लोजर टू और अपना घर यानी हिज हाउस, इस तरह से आपको बनाना है। तो ये बन गया ही क्लेम्ड टू फील एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर क्लोजर टू हिज हाउस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में है। ये बहुत बड़ा पहलू है और कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही ये
कन्फ्यूजिंग हो जाता है, कहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, कहाँ पे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आई है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तो किसी भी सेंटेंस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक आपसे जो है याचना ज़रूर करूँगा कि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके सहायता से मैं अपने वीडियो को और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, या डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।